बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, सेल्स टैक्स लॉज एंड रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन, चैप्टर नंबर 17 में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इस पोस्ट रिजल्ट में ये पढ़ाना शुरू किया है और इसमें टैक्स क्या है, किस पर लगता है, कहाँ पर लगता है, टैक्स से मुराद क्या है। टैक्सेबल सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, जो कौन करे, इंपोर्टर करे, मैन्युफैक्चरर करे, होलसेलर करे, डीलर करे, डिस्ट्रीब्यूटर करे, रिटेलर करे। ये सारे उन लोगों के नाम हैं जिनकी डेफिनेशन आपको मैंने पढ़ाई है, उस वक्त नहीं पढ़ाई थी। आज आप इसको कर सकते हैं। अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स जो एग्जाम्प्ट ऑफ जीरो रेट, एग्जाम्प्ट ऑफ जीरो रेट ना हो तो क्या होंगे, टैक्सेबल हो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बातें हुई थी, फिर डेफिनेशंस की थी, फिर उसके बाद सप्लाई की बात, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और सप्लाई की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स आपको करा दी थी। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने जीरो रेटेड और एग्जाम सप्लाईज यूनिट नंबर 5 करा दिया। ऐसा ही है। अब मैं आ गया हूँ यूनिट नंबर 3 पे। सर, सेल्स टैक्स होता कितने परसेंट है? सेल्स टैक्स होता कितने परसेंट है? इसका जवाब है कि सेल्स टैक्स 18% होता है। सेल्स टैक्स कितने परसेंट होता है? 18% होता है। टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ड्यूरिंग अ टैक्सेबल एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय हिम। सर, 18% सेल्स टैक्स कितने परसेंट होता है? 18% होता है। किसका 18%? वैल्यू ऑफ सप्लाई का 18%, या जो गुड्स इंपोर्ट किए हैं उसका 18%। और हमने आपको बड़ी डिटेल में ये बताया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है। पढ़ लिया सर? अब अगली बात सुने। फर्दर टैक्स, फर्दर टैक्स। तो आपने क्लास लेनी है तो क्लास ले लो, ले लो क्लास, मैं आपको कह रहा हूँ जाओ ले लो। फर्दर टैक्स वो कहता है वेयर द टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड टू अ पर्सन हु हैज नॉट ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, he shall be charged a further tax at the rate of 4% of the value in addition to the normal rate of 18%। भैया एक बात ज़हन में रखिएगा, एक बात ज़हन में रखिएगा, सेल्स टैक्स कितने परसेंट लगता है? 18%। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को चीजें सेल करेगा तो 18% टैक्स चार्ज करेगा। लेकिन अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे पर्सन को चीजें सेल करेगा और वो बंदा अनरजिस्टर्ड होगा तो उसे सजा दी जाएगी। सजा क्या दी जाएगी? 4% फर्दर टैक्स लगा देंगे। 4% फर्दर टैक्स लगा देंगे। फर्दर टैक्स अनरजिस्टर्ड होने की सजा है। फर्दर टैक्स अनरजिस्टर्ड होने की सजा है। जब एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेगा तो 4% टैक्स लगेगा, उसे फर्दर टैक्स कहा जाता है। 18% भी और उसके अलावा 4% भी। वैल्यू ऑफ सप्लाई पर 4% हो। 22 ना कहें, 18 और 4 के अलग-अलग रखें। अब आप मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि सर हम भी तो अनरजिस्टर्ड हैं, मैंने कल जूस पिया है, उस पे टैक्स तो 18 लगा, उस पे क्यों 4% नहीं लगाया, मैं भी तो अनरजिस्टर्ड हूं। सवाल है। इसका जवाब है भैया आप अनरजिस्टर्ड तो हो, लेकिन एक मसला है, कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। जैसे डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल कंज्यूमर पे बिजली के बिल पे फर्दर टैक्स नहीं लगता, गैस के बिल पे फर्दर टैक्स नहीं लगता, मोटर ऑयल हम गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं उस पे फर्दर टैक्स 4% अनरजिस्टर्ड होने की वजह से नहीं लगता। एंड कंज्यूमर्स हैं सर आप सारे लोग,
जूस खरीद के पी लिया ना, एंड कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। फिर फूड, बेवरेजेस, फर्टिलाइजर्स और व्हीकल, जब इन चीजों को डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को सप्लाई किया जाए तो उस पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। थर्ड स्केड्यूल आइटम पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। सर ये थर्ड स्केड्यूल आइटम क्या होती है? यार आज ये मसला हल हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा इंतजार कर लें, बस ये ध्यान में रखें, थर्ड स्केड्यूल आइटम पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। सर लंडे के कपड़ों पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। सेकेंड हैंड वॉर्न क्लोथ्स, स्टील मेल्टर, री रोलर और शिप ब्रेकर पर 4% फर्दर टैक्स नहीं लगता। जीरो रेटेड आइटम पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट के इदारे, सेमी गवर्नमेंट के इदारे, ये जब इनको चीजें बेची जाए तो फर्दर टैक्स नहीं लगता। वाइट क्रिस्टलाइन शुगर पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। मोल्टीफॉर्म मैट्रेसेस पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। स्टील सेक्टर और एडिबल ऑयल सेक्टर पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। इन सारे एरियाज पे, इन सारी चीजों पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। जल्दी से एक बार रीड करें। क्या ये लिस्ट याद करनी है? इसका जवाब है ये लिस्ट याद, आप इसमें से कोई 5 पॉइंट्स याद कर लीजिए, लेकिन कम से कम इसको हर आइटम को 5 बार पढ़ना है। उसकी वजह यह है कि वो रैंडमली एक आइटम कह देता है और उसके बाद आपको नहीं पता होता कि इस पर फर्दर टैक्स नहीं लगना। वो अप्लाई ज़रूर करवा सकता है, इतना ज़रूर पता होना चाहिए अगर वो अप्लाई कराए तो उसको कैसे करना। डन सर जी, इसको पॉज कर दीजिए। और फर्दर टैक्स जो सप्लाई करेगा वो चार्ज करेगा, जो खरीद रहा होगा वो उसे अदा करना पड़ेगा। सर जी ये आइटम्स है स्टील की आइटम्स है, बस इतना ही काफी है। टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाई स्पेसिफाइड इन थर्ड स्केड्यूल। सर जी थर्ड स्केड्यूल की बात बिला आखिर आ गई। थर्ड स्केड्यूल एक पूरा स्केड्यूल है जिसमें रोजमर्रा की आइटम्स लिखी हुई हैं, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस, शेविंग क्रीम, आइसक्रीम, शैम्पू, टिश्यू एंड टॉयलेट पेपर, सिगरेट, सिरप एंड स्क्वेचेस, डिटर्जेंट, परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स, टी, मिल्की ड्रिंक, माइलो वगैरह, मिनरल वाटर, सीमेंट, टूथपेस्ट, बोतलें, टॉयलेट सोप, पाउडर ड्रिंक, टैंग वगैरह, शू पॉलिश, मसाला जात, बिरयानी मसाला, XYZ, ये रूटीन आइटमें हैं। इसके अलावा और भी आइटम्स हैं, ये सारी थर्ड स्केड्यूल में लिखी हुई हैं। इस थर्ड स्केड्यूल में वो ये सारी आइटम लिखी हुई है। और क्या कहा हुआ है? 2 बातें कही हैं। इस आइटम पे टैक्स रिटेल प्राइस पे लगेगा, ये बात तो कल भी हुई है। थर्ड स्केड्यूल आइटम पे टैक्स किस पे लगेगा? दूसरी बात बड़ी अहम यह है कि मैन्युफैक्चरर टैक्स जमा करवाएगा। मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चर, नेस्ले वाला जब जूस मैन्युफैक्चर करेगा तो उसकी रिटेल प्राइस डिसाइड करेगा कि मार्केट में ये कितने का बेचना है, और उस रिटेल प्राइस पर जो टैक्स है वो भी नेस्ले वाला FBR को जमा करवाएगा। और फिर नेस्ले वाला FBR को जमा करा के वसूल किससे कर लेगा? होलसेलर से। होलसेलर किससे वसूल करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर से या रिटेलर से। रिटेलर किससे वसूल करेगा? एंड कंज्यूमर से। एंड कंज्यूमर ने पी लिया, जूस खत्म होगी बात। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? थर्ड स्केड्यूल आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जिस पर रिटेल प्राइस पर सेल्स टैक्स लगता है, और मैन्युफैक्चरर ये वाला टैक्स क्या करता है? FPR को जमा करता है। इसमें 2 खास बातें हैं। ये जो अगर हम नॉन जुडिशियल पर्सन जो है उससे यहाँ से लेकर जाके शॉपिंग वगैरह करेगा उससे फर्दर टैक्स लगेगा, लेकिन जो दुकानदार होगा उसे पता कैसे चलेगा कि ये अनजुडिशियल पर्सन है? दुकानदार को कैसे पता चलेगा?
अब मेरी बात सुने, पहली तो बात है, ये जिस अनरजिस्टर्ड बंदे की आप कर रहे हैं, जो शॉपिंग करने जा रहा है, ये क्या खुद बेचता है या इस्तेमाल करता है? अगर खुद इस्तेमाल करता है तो वो एंड कंज्यूमर है। अगर एंड कंज्यूमर है तो उस पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। अगर वो आगे बेचता है तो वो जिससे चीजें खरीद रहा है उसका अपना सेल्स टैक्स, उसको अपना सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर बताएगा। समझ आ रही है? आप सीए कर रहे हैं, कैसे सीए कर रहे हैं? आप फौरन कहेंगे सर ये देखिए मेरा सीआरएन नंबर है, इंटरनेट पे डाल के चेक कर लें। और गलत है कि ठीक है? इसी तरह ही वो कहते हैं मैं सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हूँ, कहते हैं कैसे हो? कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट है, चेक करें। पॉइंट समझ रहा है? ऐसे होता सर। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा रिटेल प्राइस लेजिबल प्रोमिनेंट जगह पर, और इस तरह के वो पढ़ी जाए रिटेल प्राइस लिख देगा उस पैकेट या कंटेनर के ऊपर जो वो बेच रहा है। आप गौर करें, लिखा होता है सर, लिखी होती है ना प्राइस, ये कानून कहता है तो लिखी भी है, वरना कोई भी ना लिखे। रिटेलर तो कभी भी नहीं चाहता प्राइस लिखी जाए, रिटेलर तो चाहता है जैसा ग्राहक आएगा मैं उससे वैसे पैसे ले लूंगा, लेकिन लॉ कहता है लिखो तो लिखनी जरूरी है। सेल्स टैक्स 18% होगा, लेकिन रिटेल प्राइस पर होगा थर्ड शेड्यूल के केस में। दूसरी बात, मैन्युफैक्चरर जमा कराएगा और मैन्युफैक्चरर लिखेगा, और ये सारी उसकी एग्जांपल्स हैं रोजमर्रा की आइटम। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनके बारे में कह दिया है कि इस पर 18% नहीं बल्कि 25% टैक्स लगेगा। इसकी खास बात यह है कि ये कौन सी आइटम्स हैं? इंपोर्टेड आइटम्स। अगर आप हीको की आइसक्रीम खाएंगे 18% टैक्स लगेगा। अगर आप बेस्किन रॉबिन्स खाएंगे, मूव एंड पिक खाएंगे, स्विस की आइसक्रीम है, उस पर कितना टैक्स लगेगा? 25%। क्यों? क्योंकि वो इंपोर्ट की जा रही है। सर वो कहता है एरेटेड वाटर और बेवरेजेस अगर आप इंपोर्ट करें, सिगरेट, सिगार, ई सिगरेट इंपोर्ट करें, कॉस्मेटिक और शेविंग आइटम इंपोर्ट करें, टिश्यू पेपर इंपोर्ट करें, हाउस होल्ड के आइटम, क्रॉकरी, बर्तन, किचन वेयर, टेबल वेयर इंपोर्ट करें, होम अप्लायंसेज इन कंप्लीट बिल्ट यूनिट। सीबीयू क्या होता है? कंप्लीट बिल्ट यूनिट। यानी एक बंदा क्या करता है, वो माइक्रोवेव की आइटम मंगाता है और यहां पर असेंबल करता है, और एक बंदा चाइना से बना बनाया माइक्रोवेव इंपोर्ट करता है। ये जो कंप्लीट बिल्ट यूनिट इंपोर्ट होता है उस पर भी 25% टैक्स है। आइसक्रीम की बात मैंने आपको भी एग्जांपल दी, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस, मैट्रेस एंड स्लीपिंग बैग्स, शैम्पू इंपोर्टेड हो, इस पर ये थर्ड कैजुअल आइटम्स हैं। टैक्स कितना लगना है? 25%। 25%। एक मिनट किताब दिखाइए। जी आगे, अब ये कुछ और आइटम्स हैं। अब ये थर्ड कैजुअल आइटम्स नहीं है, लेकिन ये भी आइटम की डिटेल है। इन सारी आइटम्स पर भी टैक्स कितना लगना है? 25% टैक्स लगना है। व्हीकल इन सीबीयू कंप्लीट बिल्ट, सैनिटरी एंड बाथरूम, कारपेट, शैंडलियर, फानूस को कहते हैं, चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स एंड सेरेल्स, डेकोरेशन एंड ऑर्नामेंट, जेवरात, डॉग एंड कैट फूड, डोर एंड विंडो फ्रेम्स, फिश, फुटवेयर, फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट, रिस्ट वॉचेस, फर्नीचर, जैम, जेलीज, प्रिजर्व फूड, लेदर जैकेट्स एंड अपैरल्स, फ्रोजन चिकन, फ्रोजन मीट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पास्ता, आर्म्स कहते हैं हथियारों को, सिवाय जो
आर्मी वाले नहीं, दूसरे सर। सन ग्लासेस हैं, टोमेटो केचप है, ट्रैवलिंग बैग सूट केसेस हैं, शिप फॉर प्राइवेट यूज है, एयरक्राफ्ट है, आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी है, कन्फेक्शनरी बेकरी है। ये सारी आइटम्स भी वो हैं जिसकी इंपोर्ट पर 25%। सर इन सारी आइटम्स की इंपोर्ट पर 25% टैक्स लगेगा। पिछली वाली थर्ड कैजुअल आइटम से ये थर्ड कैजुअल आइटम नहीं है, ये फर्क है। ठीक हो गया सर। एक बार ये वाली आइटम गो थ्रू कर लें जरा। सर उसने ऐसे ही टोमेटो केचप दे देना है और आपने सोची पड़ जाना कि ये इसका क्या करूं। अगर इस तरह की चीज हो तो आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए, एक बार इनको रीड कर लीजिए। ले सर, अच्छा अभी तक तो सारी बातें इंपोर्ट की है, यानी 25% लगना ही इंपोर्ट के केस में है। हाँ, अगर लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां हैं, एसयूवीज या सीयूवीज, एसयूवी क्या होता है? स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, या सीयूवी क्या होता है? क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल। इन ये लोकली मैन्युफैक्चर हुई हैं, 1400 सीसी से ऊपर की गाड़ी है या डबल कैबन 4x4 है, ये पाकिस्तान में भी बनेगी तो इस पे 25% टैक्स ही लगेगा। सर एक्स्ट्रा टैक्स की बात करने लगा, फर्दर टैक्स पढ़ा दिया, वो अलहदा है, एक्स्ट्रा टैक्स अलहदा है। एक्स्ट्रा टैक्स क्या है? बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स एट सच एक्स्ट्रा rate or amount not exceeding 18% in addition to the amount of sales tax or retail tax levied under Sales Tax Act 1990। सर वो कहता है कि बोर्ड फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल से एम्पावर्ड है कि वो टैक्स लागू करे और कलेक्ट करे एट सच एक्स्ट्रा रेट और अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 18%। इन एडिशन सर जी, बोर्ड 18% सेल्स टैक्स के अलावा बोर्ड के पास पावर है कि किसी भी बंदे पर किसी भी वक्त किसी भी तरीके से किसी भी अंदाज से टैक्स लागू किया जा सकता है। मोड, मैनर और टाइम कौन सा? जैसा बोर्ड को पसंद आए। बंदा कौन? जो बोर्ड को समझ आए। चीज कौन सी? जो बोर्ड को समझ आए। यानी बोर्ड की मर्जी की गुड्स, बोर्ड की मर्जी का पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन, बोर्ड की मर्जी का मोड, बोर्ड की मर्जी का मैनर, बोर्ड की मर्जी का टाइम। सर आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा है वो? भाईजान एफबीआर के पास पूरा इख्तियार है किसी भी बंदे पर, किसी भी चीज पर, किसी भी बंदे की किसी भी चीज पर किसी भी अंदाज से किसी भी वक्त वो एक्स्ट्रा टैक्स लागू कर सकता है। हाँ एक बात कही उसने, ये एक्स्ट्रा टैक्स 18% से ज्यादा नहीं होगा। असल कितना है? 18। 18 के ऊपर 18 होगा, 18 से ज्यादा नहीं होगा जी। कैपेसिटी टैक्स, सर जी कैपेसिटी टैक्स ना कैपेसिटी की बेस पे होता है। जैसे मशीन की कैपेसिटी होती है उस बेस पर टैक्स लग जाता है, प्लांट एंड मशीनरी पर, ये कैपेसिटी टैक्स है। और बाज़ों का टैक्स फिक्स बेसिस पर लगता है। जैसे गाड़ी पर सीसी की बेसिस पर टैक्स लगता है। वो सर समझ आ रहा है? कितने सीसी का इंजन है? टीयर 1 कैटेगरी, सर जी दो तरह की कैटेगरीज होती हैं रिटेलर की। एक होता है छोटा रिटेलर, एक होता है बड़ा रिटेलर। ये जो हम छोटे खोखे से दुकानदार से, छोटे दुकानदार से चीज़ें लेते हैं ना, इसको कहते हैं टीयर 2 रिटेलर। टीयर 1 रिटेलर वो है जिसके पास बड़ा सेटअप है, जिसने एसी लगाए हुए हैं, उसकी 5-6 बातें हैं जिससे पता चल जाता है कि वो टीयर 1 रिटेलर है या नहीं। बहरहाल जो टीयर 1 रिटेलर यानी बड़ा रिटेलर होता है, जैसे इम्तियाज है, जैसे यूरो है, जैसे रेनबो है, जैसे मेट्रो है, जैसे अल्फतेह है, ये बड़ा रिटेलर है। ये आमतौर पे कैसे टैक्स देता है? नॉर्मल मैनर में, स्टैंडर्ड तरीके से टैक्स देता है। लेकिन जो छोटा रिटेलर है
ये जो छोटे दुकानदार हैं ये कैसे सेल्स टैक्स देते हैं? इनके बिजली के बिल पर सेल्स टैक्स लगता है। अगर बिल 20,000 तक आए तो 5%, और अगर बिल 20,000 से ज्यादा आए तो 7.5% पे टैक्स लगता है। The electricity supplier shall deposit the amount so collected directly without adjusting against his input tax. सर जी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर डिपॉजिट कर देगा ये वाली अमाउंट, यानी बिजली के बिल वाले, वापडा वाले, ये वाले पैसे वसूल करके, अदर देन टीयर वन रिटेलर से ये वाले पैसे वसूल करके एफडीआर को जमा करवा देंगे। सर ये बंदा अगर अनरजिस्टर्ड है तो इस पर 4% फर्दर टैक्स भी लगना है, और 18% नॉर्मल टैक्स जिन चीज़ों पे वो भी लगना है, और बिजली के बिल वाला टैक्स भी लगना है। तो इस पर 3 तरह के टैक्स लग सकते हैं। यानी अगर उसने कोई चीज़ खरीदी तो 18% टैक्स लगेगा, एक अनरजिस्टर्ड है 4% लगेगा, दो, और अगर टीयर 1 रिटेलर नहीं है तो बिजली के बिल पर भी टैक्स लगेगा। 3 तरह के टैक्स इस पर लगेंगे। टैक्स ऑन रिटेलर की बात करूं, सर जी आपने पढ़ी है बात कि सेल्स टैक्स सिर्फ सेल्स पे नहीं लगता बल्कि प्रोडक्शन पे भी लगता है, पढ़ा है ना? सर वो वाली बात यहाँ पर अप्लाई होती है। स्टील प्रोडक्शन शिप प्लेट्स पर प्रोडक्शन की बेस पे टैक्स लगता है। मिनिमम प्रोडक्शन डिटरमिन कर ली जाती है और बाद में देखी जाती है एक्चुअल प्रोडक्शन। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन मिनिमम से ज्यादा हो तो एक्चुअल पे टैक्स लगता है, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन मिनिमम से कम हो तो मिनिमम पर तो बहरहाल टैक्स लगता ही है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर टैक्स ऑन स्टील प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन 13 स्केड्यूल, मिनिमम प्रोडक्शन जो है वो पर मंथ डिटरमिन कर ली जाती है, और अगर मिनिमम प्रोडक्शन जो डिटरमिन की गई है वो ज्यादा हो तो मिनिमम प्रोडक्शन पे टैक्स लगेगा, और अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो तो एक्चुअल प्रोडक्शन पे टैक्स लगेगा, और वो टैक्स पे किया जाएगा ताकि ये लायबिलिटी डिस्चार्ज हो। सर सीएनजी स्टेशंस पर भी टैक्स लागू होता है। सर किस वैल्यू पर? वो कहता है गैस की कीमत, उसके अंदर चार्जेस डालें, उसके अंदर किराया डालें, उसके अंदर कमीशन डालें, सारे ड्यूज डाल के जो अमाउंट बनेगी उस पर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। तो भाई वैल्यू ऑफ इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू सीएनजी, गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कंपनी शैल चार्ज सेल्स टैक्स फ्रॉम द सीएनजी स्टेशन, किस रेट पर? 18% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई टू द सीएनजी कस्टमर। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करें? गैस की कीमत, चार्जेस, रेंट, कमीशन, बाकी सारी ड्यूटीज डालकर जो वैल्यू बनेगी उस पर 18% लगेगा। स्पेशल पावर टू द फेडरल गवर्नमेंट, स्पेशल पावर टू द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के पास, द फेडरल गवर्नमेंट और द बोर्ड इज ऑथराइज्ड टू लेवी in lieu of sales tax such amount of tax as it may deem fit on the suppliers or class of supply or any good or class of goods. They are also authorized to specify the mode, manner and time of payment. इसके पास भी वही वाली अनलिमिटेड पावर है, किसी भी बंदे पर, किसी भी तरह, किसी भी गुड्स पर कोई भी टैक्स लागू कर सकता है। मोड, मैनर, टाइम भी वो स्पेसिफाई कर देगा। सर जी अब जरा एक बात समझिए, जो आजकल की हिट बात है कुछ अरसे से, एफपीआर वाले कहते हैं कि जब गवर्नमेंट वाले कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और एंटर करके स्लिप देते हैं तो फौरी तौर पे वो रियल टाइम में ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के हेड ऑफिस में भी चली जाती है। ऐसा ही है। वो कहते हैं अगर गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शन उसके हेड ऑफिस जा सकती है, इम्तियाज में जो बिल बनता है उसमें जितनी सेल होती है उसकी सारी इंफॉर्मेशन फौरी तौर पे कराची उसके हेड ऑफिस चले जाती है। और अगर ये जा सकती है ऐसे, तो फिर सवाल ये है
कि ये अगर हेड ऑफिस जा सकती है तो एफपीआर क्यों नहीं आ सकती? रियल टाइम में ये उधर जा सकती है तो हमारे सिस्टम के साथ हमारे पास भी आ सकती है। अब उन्होंने कहा है भाईजान अपने सिस्टम को एफबीआर के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करो ताकि रियल टाइम में वो ट्रांजैक्शन हमारे पास भी आ जाए। वरना होता क्या था, एक माह बाद हिसाब लगाते थे कितना टैक्स देना है, लेकिन अब रियल टाइम में जब ट्रांजैक्शन उनके पास जाएंगी तो फिर तो आप ये हरकत नहीं कर सकेंगे। सर बोर्ड रिक्वायर कर देगा किसी भी क्लास ऑफ पर्सन को कि वो इशूइंग मशीन को इंटीग्रेट कर दें बोर्ड के कंप्यूटराइज सिस्टम से ताकि रियल टाइम सेम टाइम पे रिपोर्टिंग हो सके। जिस तरह जिस मैनर में जिस डेट से एफबीआर वाले कहेंगे उस डेट से ये काम करना पड़ेगा। सर जहाँ तक ये सारी बात मैंने पढ़ा दी है, आज जुम्मे का दिन है, मैं यहाँ पर अपना लेक्चर रोक रहा हूँ। कल इंशाल्लाह मैं यूनिट नंबर 4 भी कराऊंगा, छोटा सा है, और शायद हम फिर यूनिट नंबर 6 भी शुरू कर दें। मंडे वाले दिन सेल्स टैक्स के चैप्टर नंबर 17 यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 रजिस्ट्रेशन से पहले सबका टेस्ट है। प्लीज़ मेक श्योर कीजिए अच्छे से तैयार करके टेस्ट दें। डन है सर जी? ले सर जी। सर सवाल ये किताब में कहाँ पर है सर जी? 3.10 देखे है। इससे ऊपर क्यों ये वाली चीज आगे इन्होंने दूसरी जगह पर कहीं लिख दी है। बहरहाल क्या कहते हैं 3.10 जो है इंशाल्लाह मैं ये कल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है नहीं सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।